गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को पढ़ाया था गुणसूत्र क्या होते हैं। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे डीएनए क्या है, डीएनए की संरचना एवं उसके कार्य। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है ये? एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। यूकैरियोटिक कोशिकाओं मतलब जिसमें वास्तविक केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है। न्यूक्लियर डीएनए का मतलब केंद्रक में उपस्थित डीएनए। इसके साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए की उपस्थिति होती है। इसे बाह्य डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बाह्य डीएनए। ठीक है, ये न्यूक्लियर डीएनए और ये है बाह्य डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य में यह स्कैटर्ड रहता है, धागेनुमा बिखरे हुए अवस्था में रहता है, इसलिए इसको कहते हैं बैक्टीरियल गुणसूत्र। वायरस में भी यह डीएनए पाया जाता है। वायरस निर्जीव की तरह से रहता है, लेकिन जब जीवों की कोशिका में प्रवेश करता है तो यह इसी डीएनए के माध्यम से अपनी प्रतिलिपिकरण करता है, अर्थात यह अपने समान वायरस उत्पन्न करता है। इसकी आकृति रेखाकार या वृत्तीय होती है। संरचना इसकी सामान्य रूप में देखेंगे तो रेखाकार या वृत्तीय होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रेखाकार होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में और वायरस में माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार होता है। ठीक है, 1953 में वाटसन एवं क्रिक तथा विल्किंस ने डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। कब किया था? क्वेश्चन आता है कि वाटसन एवं क्रिक मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था, किस सन में? तो 1953 में। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें क्या क्या उनकी संरचना थी। इसका अगर हम संरचना थोड़ा सा देखें, आपके पास बुक में भी है, मैंने एक रफली डायग्राम आपको दिया है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। यहाँ डबल देख रही हो ना, द्विकुंडलित होती है। अगर हम इसको बीच से एक लाइन से खींच दें तो ऐसा लगता है कि एक अक्ष के चारों ओर स्प्रिंग की तरह से ये लिपट गए हैं, जो संरचना डबल हेलिक्स या सीढ़ीनुमा बन जाती है। इसमें यहाँ जो लगे होते हैं, इस तरह से जो डंडी की तरह से दिखाई गई है, ये नाइट्रोजनी बेस क्षारक होते हैं। ठीक है, तो देखने से एकदम ये लगता है कि सीढ़ी की तरह से है। क्लियर है सबको कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाटसन एवं क्रिक तथा विल्किंस ने डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था वह द्विकुंडलित होती है। एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर स्प्रिंग की तरह ऐंठकर डबल हेलिक्स या सीढ़ीनुमा बन जाती है। ठीक है, चूँकि ये डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, नाम से ही लग रहा है पॉली मीन्स बहुत, तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इसमें होंगे। इसमें हजारों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। अगर इनकी संरचना को हम देखें तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के पर श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे ये सजे हुए क्रम में दिखाई देते हैं। एक डॉट की तरह से अगर हम दिखाएं तो ये श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस क्षार, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा तथा फॉस्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है। दोनों समांतर श्रृंखलाओं के शर्करा अणुओं के बीच स्थित नाइट्रोजनी बेस के अणु परस्पर कणियों से जुड़े होते हैं। यहाँ जैसे दिखा रहे हैं कि ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये है क्या, पहले इसको थोड़ा सा देख लें। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें नाइट्रोजनी क्षार होता है। यह नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में दो प्रकार के क्षारक होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन।
अब ये दोनों प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये नाइट्रोजनी क्षारक दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C। ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये जिससे बंधे होते हैं वो हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। अतः इस कड़ी में जो दो समांतर श्रृंखलाओं के मध्य जो ये कड़ी दिखाई देती है, इस कड़ी में दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं। वो बंध क्या है? A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C। डबल बॉन्ड का मतलब दो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। एडनिन और थाइमीन के मध्य दो हाइड्रोजन बंध होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़ी होती हैं। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़ी होती हैं। एडनिन जो है वह थाइमीन के साथ और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन और पिरिमिडिन, इन दोनों की मात्राएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड जितने होंगे उतने ही पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड होंगे, यानी दोनों की मात्रा बराबर होगी। अर्थात A प्लस G प्यूरिन और T प्लस C पिरिमिडिन, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। A, T, G तथा C का क्रम निश्चित नहीं होता है। जीवों में यदि इनके संयुक्त होने का क्रम है तो कभी ऐसा भी होता है कि इनका क्रम निश्चित नहीं होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं ये होते तो हैं वास्तव में 5। कौन कौन से? एडनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। लेकिन यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में एडनिन, ग्वानिन, थाइमीन और यूरेसिल ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनके 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। चूँकि डीएनए का तुम लोग बार बार सुनती हो कि डीएनए मैच करवाया जा रहा है, किसी के साथ मैच करवाया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, 90% डीएनए जो होता है वो मैच करता है एक दूसरे से। एक जीव का दूसरे जीव के साथ 90% डीएनए मैच करता है। अब रहा सवाल जो ये 10% बचा है, यही मैच नहीं करता है। यह क्यों नहीं मैच करता है? क्योंकि जैसे सबके चेहरे की संरचना अलग है, शरीर की संरचना अलग है, तो यह जो डिफरेंसेस होते हैं इसी 10% में होते हैं और इसी के आधार पर पहचान होती है। इस पहचान के साथ साथ 0.2% डीएनए जो होता है वह सजीव एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। आपके शरीर से ट्रांसफ़र भी होता है। अब आश्चर्य की बात है कि जब डीएनए केंद्रक में है तो ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ? कभी कभी तुम लोग देखती होगी कि जब कहीं कोई घटना घट जाती है तो उस वस्तु की जब जांच होने लगती है तो वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस जैसे कोई रिवाल्वर मिल गया या कोई चाकू मिल गया तो उसको स्वतः अपने हाथ से नहीं उठाती हैं। उसको उठाने के लिए वह किसी टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ का प्रयोग करती है जिससे कि उसको उठाती है, क्योंकि वो जो निर्जीव चीज़ में है, जब भी हम कोई चीज़ पकड़ते हैं उस पर ये डीएनए की छाप चली जाती है। तो उससे जैसे ही दूसरा कोई व्यक्ति उसको पकड़ेगा तो उसका डीएनए उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और वास्तव में जो घटनाक्रम करने वाला होता है वो पकड़ा नहीं जाता है। इसीलिए पुलिस जो है उसके द्वारा उपयोग की गई किसी भी चीज़ को अपने हाथ से नहीं छूती है। तो कितना % डीएनए मैच करता है? 90%। और कितना % नहीं करता है? 10%। इसी 10% से माता पिता और बच्चे का डीएनए मैच कराया जाता है, क्योंकि इसी 10% में माता पिता के लक्षणों का डीएनए आता है। ठीक है। तो इस तरह से डीएनए के आधार पर हम लोगों ने देखा कि इसके कुछ लक्षण थे। इन लक्षणों को आप अपनी बुक से लिखोगी। ठीक है। डीएनए का महत्व क्या होता है? जब डीएनए है तो कहीं न कहीं इसका महत्व होगा ही, क्योंकि यह आनुवांशिक लक्षणों का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, इसलिए आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है। केंद्रक में पाए जाने के कारण से गुणसूत्रों में या डीएनए का निर्माण गुणसूत्रों का निर्माण डीएनए से होता है। अतः गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं तो डीएनए भी आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है। ठीक है। कोशिका के जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में कोशिका के
जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में, कोशिका के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनके नियंत्रण में डीएनए का उपयोग होता है। तीसरा है डीएनए आरएनए का निर्माण करता है जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में संचालन व नियंत्रण करता है। डीएनए आरएनए क्या है? प्रोटीन संश्लेषण वाला भाग है। तो आरएनए का निर्माण करता है जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में संचालन व नियंत्रण करता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? तो डीएनए क्या है और डीएनए की संरचना कैसी होती है, इसमें नाइट्रोजनी बेस क्षार कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आनुवंशिकता के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण क्या है और यह कैसे होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।